हेलो, वेलकम टू माय चैनल द ब्लू प्लैनेट। और आज हम पढ़ेंगे जो ईआईए के नोटिफिकेशन आए मेजर जो है 1994 में और 2006 में, उनमें क्या डिफरेंस है। जैसे कि हमने प्रीवियस जो लेक्चर थे उनमें ये पढ़ा था कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है 1994 से पहले लीगलाइज्ड नहीं था इंडिया में, अंडर लॉ नहीं होता था, ऐसे करते थे। लेकिन 1994 से जब नोटिफिकेशन आई उसके बाद इसको लीगलाइज्ड किया गया और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। खासकर शुरू में 29 प्रोजेक्ट्स हैं जिनका ईआई कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स थे, जो 29 कैटेगरीज ऑफ प्रोजेक्ट उनका ईआईए करते थे। तो वन बाई वन हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि 1994 नोटिफिकेशन में और 2000 में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, क्या डिफरेंस हैं। तो उसमें जो पहला है कि जो प्रोपोनेंट जो कि प्रोजेक्ट लगाते हैं, लेके आते हैं, उनको प्रोपोनेंट्स बोलते हैं। तो ये क्या करते थे, जो प्रोजेक्ट शेड्यूल 1 में होते थे उनकी क्लियरेंस लेते थे सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये 1994 के नोटिफिकेशन में था कि जो भी प्रोपोनेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से, अगर वो प्रोजेक्ट 29 जो कैटेगरीज ऑफ प्रोजेक्ट हैं शेड्यूल 1 में रखे हुए हैं उनमें आता है तो उनको क्लियरेंस लेनी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। इसमें हम ये देखते थे। जब 2006 आया तो उसमें क्या चेंजेस आई कि जो प्रोजेक्ट थे शेड्यूल में 1 में जो रखे गए थे उनको डिवीज़न किया गया, दो कैटेगरीज में शुरू किया गया, कैटेगरी ए प्रोजेक्ट एंड कैटेगरी बी प्रोजेक्ट। दो कैटेगरीज बनाई गई, ए और बी। जो कैटेगरी ए के प्रोजेक्ट हैं उनको क्या किया जाता है 2006 के अकॉर्डिंगली जो है नोटिफिकेशन कि इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लियरेंस लेनी होती है कैटेगरी ए के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं। और कौन सी मिनिस्ट्री इनको देती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। लेकिन जो कैटेगरी बी के प्रोजेक्ट्स हैं इनको स्टेट गवर्नमेंट, अब ये चेंज आया कि जो बी को रखा गया है उनको स्टेट गवर्नमेंट क्लियरेंस देती है। और क्या करती है स्टेट गवर्नमेंट, क्या करती है, इनकी बी कैटेगरी की फर्दर क्लासिफिकेशन करती है, B1 और B2। स्टेट गवर्नमेंट और क्या चीज़ करती है कि B1 और B2 प्रोजेक्ट, जो बी प्रोजेक्ट्स होते हैं कैटेगरी के, उनको B1 और B2 में फिर फर्दर क्लासीफाई करती है इनको। तो B1 प्रोजेक्ट कौन से होते हैं, जिनको EIA रिपोर्ट बनानी होती है, जिनको EIA करना होता है। और B2 वाले प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जिनकी EIA रिपोर्ट नहीं बनानी होती, जिनका EIA नहीं करना होता। तो इसमें ये बहुत अच्छा मूव था जिसमें कि जो सेंटर की पावर थी वो डिसेंट्रलाइज्ड हुई, मतलब कि उनकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुई इनटू स्टेट्स में। लेकिन इसमें एक चीज़ प्रॉब्लम है, जो वो ये है कि कभी ये मिस यूज़ ना हो किसी स्टेट से, क्योंकि हर स्टेट अपनी डेवलपमेंट चाहती है और डेवलपमेंट में कहीं कोई प्रोजेक्ट को ऐसे ही वो क्लियरेंस ना दें, इस तरह की पॉसिबिलिटी ना हो, ये चीज़ देखनी होगी बस। तो दूसरा जो पॉइंट आता है वो ये है कि स्क्रीनिंग में क्या होता था। स्क्रीनिंग में हमने जैसे पढ़ा था पहले भी, जब प्रोसेस ऑफ ईआईए पढ़े थे, जनरल प्रोसेस की स्क्रीनिंग वो होता है जिसमें हम डिसाइड करते थे कि इस प्रोजेक्ट को ईआईए चाहिए या नहीं चाहिए। तो स्क्रीनिंग के दौरान जो प्रोपोनेंट आता था उसको कंसल्ट करना होता था एक्सपर्ट से भी, और फिर जानना होता था कि इनका जो प्रोजेक्ट है वो ईआईए इसमें होगा या नहीं होगा, इसका वो प्रोपोनेंट को देखना होता था। लेकिन जो 2006 में आया, ये वाला 2006 नोटिफिकेशन में, इसमें स्क्रीनिंग वेल डिफाइंड की गई जो प्रोसेस है, क्योंकि इसमें जो है प्रोजेक्ट्स को सीधा सीधा दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया स्क्रीनिंग के बेस पर भी, कि जो कैटेगरी प्रोजेक्ट्स ए हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं उनकी क्या होगी, स्क्रीनिंग होगी, मतलब होगी नहीं, क्योंकि उनका ईआईए होना है। स्क्रीनिंग तो इसलिए करते हैं कि इस प्रोजेक्ट का ईआईए होना है या नहीं होना है। लेकिन यहाँ पर वेल डिफाइन हो गया, जो कैटेगरी ए के प्रोजेक्ट्स हैं उनका ईआईए क्या है, होना ही होना है। तो इनको क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर कोई दो राय नहीं है भाई कि प्रोजेक्ट का ईआईए नहीं हो, इसलिए इसको ए प्रोजेक्ट को स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं है। उस प्रोसेस में ये टाइम भी सेव हो जाएगा, स्क्रीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। कैटेगरी बी जो है, लेकिन इनकी स्क्रीनिंग करनी पड़ती है और जानना पड़ता है कि पहले ये प्रोजेक्ट B1 है या B2 है। इसमें जो प्रोजेक्ट बी के कौन डील करता है, स्टेट लेवल जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी होती है वो करते हैं, जो कि दो कैटेगरीज ऑफ जो प्रोजेक्ट्स की
डिवाइड करते हैं, उसमें B1 वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं कैटेगरी के, उनको EIA की ज़रूरत होती है, और जो B2 हैं उनको कोई ज़रूरत नहीं होती EIA की। तो ये चीज़ जो है पहले वाले में मिसिंग था कि कैटेगराइजेशन ऑफ जो प्रोजेक्ट्स का किया गया। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो 1994 में क्या था, ये 1994 में जो नोटिफिकेशन आया उसके अकॉर्डिंगली क्या था ये, कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस वो डिसाइड करता था कौन, प्रोपोनेंट। जो एक जनरल जो ड्राफ्ट लेके आता था नोटिफ की प्रोजेक्ट के रिलेटेड, उसका जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या टर्म्स होंगी वो डिसाइड करता था, प्रोपोनेंट लेके आता था। ये स्कोपिंग प्रोसेस जो है उसमें भी कोई ज़्यादा जोर नहीं दिया गया था, कंसंट्रेशन नहीं दी गई थी, और टर्म्स ऑफ रेफरेंस ही प्रोपोनेंट के ऊपर जो होता था डिपेंड। लेकिन क्या हुआ, 2006 के जो नोटिफिकेशन आया उसमें क्या हुआ कि स्कोपिंग को क्या किया गया, वेल डिफाइंड किया गया न्यू नोटिफिकेशन में। एक बात कि स्कोपिंग पर जोर दिया गया, और इसमें क्या किया गया, इंटायर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिटरमाइनिंग द टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है विल डिपेंड ऑन एक्सपर्ट्स अप्रेजल कमेटी, कि इसमें एक कमेटी बनाई गई एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी जो 2006 में, वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस को डिसाइड करेगी। ये बड़ा एक जो है डिफरेंस है इन दोनों में। तो ये जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है वो क्या करती है, फाइनलाइज करती है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। और ये क्या किया जाता है, कैटेगरी जो है A और B1 के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए, क्योंकि B2 को तो EIA कराना नहीं होता, उनको डायरेक्ट आगे बढ़ना होता है। तो A और B1 के लिए क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है किया जाता है। और होवेवर द जो फाइनलाइजेशन करना है टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है EACE के द्वारा, ये डिपेंड करता है कि इंफॉर्मेशन क्या देता है प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट। जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई, इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटी बनाई, उसकी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन जो है प्रोपोनेंट भी देते हैं, उस पर भी ये डिपेंड करता है। However, the provision of EA that EAC may visit the site, इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं कि ये रखी गई थी कि जो इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट जो अप्रेजल कमेटी है जो, वो क्या करेगी, वो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो एक्सपर्ट इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटी है वो विज़िट करेगी साइट पे, और क्या करेगी, पब्लिक जो है कंसल्टेशन करेगी पब्लिक के साथ, और जो एक्सपर्ट्स हैं वहाँ रिलेटेड टू द ये इस फील्ड के, उनके साथ क्या करेगी, ये कंसल्टेशन करेगी वहाँ पर। ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है जो 2006 में आई। और अगर इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटी 60 दिन के अंदर टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनल नहीं करती, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो जो प्रोपोनेंट है जो प्रोजेक्ट लेके आया है वो क्या करेगा, अपने खुद के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनलाइज करेगा और उसके साथ जाएगा। और जो क्या होगा, जो फाइनल टर्म ऑफ रेफरेंस होगा वो वेबसाइट पे डिस्प्ले होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की जो वेबसाइट होगी उस पर टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो क्या होगा, डिस्प्ले होगा। या स्टेट या यूनियन टेरेटरी के जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी होती है स्टेट और यूनियन टेरेटरी की, उनकी वेबसाइट पर ये क्या होना चाहिए, डिस्प्ले भी होना चाहिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर 60 दिन के अंदर अप्रेजल कमेटी नहीं कर पाती टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनलाइज, तो अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस के साथ प्रोपोनेंट जाएगा। लेकिन जो अथॉरिटी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, उनको अपनी जो है जो स्टेट की जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी वेबसाइट पर इसको क्या करना पड़ेगा, अपलोड भी करना पड़ेगा। ये इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो भी थी 2006 में। तो नेक्स्ट क्या था कि द प्रोजेक्ट हैज़ टू, थोड़ा सा इसको करते हैं, हाँ। तो फोर्थ जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है कि
प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट हैज़ टू वी राइट टू स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू कंडक्ट पब्लिक हियरिंग। यहाँ पर जो प्रोपोनेंट होता था, जो प्रोजेक्ट लेके आता था, उसको स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बोलना पड़ता था कि पब्लिक हियरिंग करवाए। पब्लिक हियरिंग कौन करवाता था? 1994 के अकॉर्डिंगली भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और ये क्या होता था, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती थी कि पब्लिक हियरिंग के लिए वो नोटिस पब्लिश करे इन पब्लिक हियरिंग के लिए, और कम से कम कितने न्यूज़पेपर के लिए? 2 न्यूज़पेपर के लिए। उसमें से एक जो है वो लोकल लैंग्वेज का, जिसको बोलते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज में होना चाहिए, फेमस 2 न्यूज़पेपर होने चाहिए, और इनमें से 2 में से एक ऐसा होना चाहिए जो लोकल न्यूज़पेपर हो, जो सब तक रीच हो सके। उनमें जो है ये पब्लिश करना होता था। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। तो जबकि जो 2006 का जो है नोटिफिकेशन, ये क्या करता है? ऑल कैटेगरी ए एंड बी वन प्रोजेक्ट्स आर एक्चुअली हैव टू अंडरटेक पब्लिक कंसल्टेशन। इसमें क्या है कि इसमें भी जो भी प्रोजेक्ट्स ए के हैं और B1 हैं जो प्रोजेक्ट्स, इन सब के लिए क्या होगा? पब्लिक कंसल्टेशन होगी। लेकिन कुछ 6 एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनको क्या क्या किया गया है, इसमें एग्जाम्पशन दी गई है। कुछ 6 एक्टिविटीज़ हैं, प्रोजेक्ट हैं, जिनको क्या किया गया? एग्जाम्पशन भी यहाँ दी गई है। लेकिन बाकी वालों को सबको क्या करना है? पब्लिक हियरिंग करानी है। तो इसमें क्या है कि सबसे जो जो प्रोजेक्ट एग्जेम्प्ट किए गए हैं उनमें, जैसे कि एक्सपेंशन ऑफ रोड एंड हाईवे, क्योंकि कहीं डेवलपमेंट हो रही है और रोड और हाईवे बन रहा है तो वहाँ पर बनना ही बनना है, उसको इस तरह के डेवलपमेंट को रोक नहीं सकते। तो एक इसको एग्जाम्पशन मिली। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, जैसे कोई नहर वगैरह जो है उनकी मॉडर्नाइजेशन करनी है, ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए भी पब्लिक हियरिंग को एग्जाम्पशन दी गई है। तो चाहे ऐसे प्रोजेक्ट्स की वजह से सोशल और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी पड़ता है ज़्यादा, तब भी इनको एग्जाम्पशन मिली हुई है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें और एक इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक हियरिंग करने की, वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास ही है। जैसे 1994 के नोटिफिकेशन में था, यहाँ पर था जैसे, वैसे ही यहाँ पर भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ही कराता है पब्लिक हियरिंग। तो इसमें क्या होता है, जो मेंबर सेक्रेटरी होता है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का और यूनियन टेरेटरी का, और क्या होता है, पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी हैज़, जो ये स्टेट यूनियन टेरेटरी पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी होती है या स्टेट की कमेटी होती है, ये फाइनलाइज करते हैं डेट, टाइम और वेन्यू क्या होगा पब्लिक हियरिंग का, ये चीज़ करते हैं। और इनको क्या करना होता है, जब इनको रिसीप्ट मिलती है ये प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट से, तो उसके 30 डेज़, जो 30 डेज़ के अंदर ये क्या करना होता है, इसको पब्लिक हियरिंग के लिए बोलना पड़ता है। और इसके लिए ये करते हैं ये लोग भी, 2 मेजर जो हैं न्यूज़पेपर में जो है, इनको क्या करना होता है? पब्लिश करना होता है, चाहे वो नेशनल डेली या रीजनल वर्नाकुल जो होता है लोकल लैंग्वेज में, एक में इसको क्या होता है? पब्लिश करना होता है। और ए मिनिमम ऑफ नोटिस ऑफ 30 डेज़ विल बी गिवन टू द पब्लिक फॉर फर्निशिंग देयर रिस्पॉन्स। एक तो 30 डेज़ ये वाले कौन से हैं कि जब इनको मिला जो रिपोर्ट है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो रिपोर्ट मिली इनको, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दी जाती है, प्रोपोनेंट देता है, और उसकी रिपोर्ट से कि विद इन 30 डेज़ में इनको क्या करना होता है? ये पब्लिक हियरिंग के लिए पब्लिश करना होता है 2 न्यूज़पेपर में, उसमें से एक लोकल न्यूज़पेपर होना चाहिए, ये चीज़ की जाती है। और दूसरे नंबर पर जब ये करते हैं वर्नाकुलर में, उसके 30 दिन में जब पब्लिश करते हैं, उसके 30 दिन के अंदर पब्लिक हियरिंग का काम जो है वो फाइनलाइज करना होता है, ये चीज़ की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ और क्या होता है, पब्लिक कंसल्टेशन जो है एसेंशली कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। जो पब्लिक कंसल्टेशन आती है इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, पब्लिक हियरिंग टू असरटेन द व्यूज़ ऑफ लोकल पीपल एंड ऑब्टेनिंग द रिस्पॉन्स ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज़। इसमें 2 चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो जो क्या है कि जो व्यूज़ हैं लोकल लोगों के, जो लोकल पीपल होते हैं उनके व्यूज़ लिए जाते हैं, और जो एक्सपर्ट्स होते हैं या इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं उनमें को रिटर्न में रिस्पॉन्स लिए जाते हैं उनसे।
लेकिन इसमें एक चीज़ है, देयर इज़ नो क्लियर गाइडेंस लाइक एन अर्ली नोटिस हु ऑल कैन अटेंड द पब्लिक हियरिंग। जो इसमें प्रॉब्लम आई है जो वो ये चीज़ है कि इसमें ये क्लियर नहीं किया गया है कि पब्लिक हियरिंग में पार्टिसिपेट कौन करेगा। ये चीज़ है कि पब्लिक हियरिंग में पार्टिसिपेशन कौन करेगा, ये एक प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या है कि वर्ड यूज़ हुआ है लोकल पीपल। पब्लिक हियरिंग में कौन करेगा, लोकल पीपल करेंगे पार्टिसिपेशन। तो इससे डाउट क्लियर होता है कि पब्लिक हियरिंग में क्या जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं लाइक एनजीओ जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसकी या फिर सिर्फ लोकल्स ही कर सकते हैं लोग। तो उसमें ये चीज़ इसमें डाउट है जो क्रिएट किया गया है, डाउट है। तो इसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट है कुछ चीज़ें और हैं। तो वो क्या है कि जैसे कि इज़ द रोल ऑफ एनजीओ लिमिटेड टू द सेंडिंग, और इसमें ये समझ लगता है कि क्या एक्सपर्ट जो एनजीओ हैं उनका सिर्फ यही रोल है कि वो रिटन लेटर या फीडबैक ही लिखेंगे सिर्फ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, जब वो पार्टिसिपेट भी कर सकेंगे। तो उस चीज़ में ये डाउट है। ये जब लोकल पीपल लगा दिया तो इसलिए ये डाउट क्रिएट हुआ। तो नोटिफिकेशन मेक provision that Ministry of Environment Forest shall promptly display the summary of draft environment impact assessment report on website। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस नोटिफिकेशन की कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट है जो वो ये जो बनेगा ड्राफ्ट वो कहाँ पर पब्लिश करेंगे, अपनी वेबसाइट पर। और ताकि और इनकी जो लाइब्रेरी होती है मिनिस्ट्री की वेबसाइट होती है वहाँ पर, ताकि सब लोग इसको देख सकें। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी पोस्टपोनमेंट ऑफ द टाइम वेन्यू, जो पब्लिक हियरिंग होगी उसका जो टाइम पोस्टपोन होना है या वेन्यू कभी होना है किसी वजह से, इस चीज़ को ज़्यादा कंसीडर नहीं किया गया है। ठीक, लेकिन क्या है कि जो इमरजेंसी सिचुएशन में जब कोई इमरजेंसी आ जाती है, ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है कि अगर कोई डीएम किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है डिस्ट्रिक्ट का, अगर वो रेकमेंड करता है तो इसको पोस्टपोन किया जा सकता है। और ये चीज़ पहले नहीं थी, डीएम जो ये मेंशन किया गया कि ये चीज़ कर सकते हैं, पहली वाली नोटिफिकेशन में ये मिसिंग थी 1994 वाली में। तो इसमें क्या हो रहा कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यूनियन टेरिटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो कमेटी है वो क्या करती है, एंटायर प्रोसीडिंग को वीडियोग्राफी करती है, वीडियो फिल्म बनाती है। जो भी पब्लिक हियरिंग होती है इनकी वीडियोग्राफी की जाती है, जो कि पहले वाले नोटिफिकेशन में मिसिंग था। ये एक अच्छा मूव है, गुड मूव माना गया है, क्योंकि इससे जो पब्लिक हियरिंग होगी वो ऑथेंटिकेटेड भी रहेगी और ऑन रिकॉर्ड रहेगी। तो ये है कि ये मेजर कुछ जो हैं टेक्निकल जो डिफरेंस है बिटवीन 1994 नोटिफिकेशन के और 2006 के। इसके अलावा पहले जो है 8 प्रोसेस कुछ होते थे, स्क्रीनिंग, रिव्यू, सब चीज़ें, स्कोपिंग, रिव्यू, सब चीज़ें आती थी, इम्पैक्ट प्रेडिक्शन वगैरह। तो 2006 में हमने देखा कि इसमें क्या किया गया है कि 4 जो हैं स्क्रीनिंग, स्कोपिंग और वो रिव्यू और फिर अप्रेजल जो है 4 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। तो इस तरीके से क्या है कि कुछ ये इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जो टेक्निकल डिफरेंस हैं, और ये पढ़ने से आपको ये का जो है क्लियर हो जाएगा नोटिफिकेशन की उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द नोटिफिकेशन 1994 एंड EIA नोटिफिकेशन 2006। तो थैंक यू, दिस नेक्स्ट फिर मिलते हैं।